नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में हम बात करेंगे मजदूरों की घर वापसी और उसके बाद हो रही समस्या की। हम बात करेंगे कि मजदूरों को लेकर केंद्र और राज्यों की गलत रणनीति की। हम बात करेंगे मजदूरों को क्यों बन रहे हैं मोहरा, गांव और शहर के बीच क्यों फंस गए हैं मजदूर। क्या सरकार को डर था, अब वही हो रहा है। कोरोना का असर गांव तक कम दिख रहा था, अब ज्यादा क्यों दिख रहा है। शहरों से अब गांव की तरफ कोरोना रुख कर दिया गया है। क्या सरकार पहले मजदूरों को उसके घर छोड़ देती तो गांव तक कोरोना का विस्तार नहीं होता। क्या शहरों में मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए मजदूर गांव चले गए और जा रहे हैं। अब कोरोना की रफ्तार बढ़ चुकी है, ऐसे में मजदूरों को घर वापसी क्या ठीक है। क्या प्रवासी मजदूर की वजह से अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्या सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान है। क्या सरकार मजदूरों के बारे में पहले से कोई रणनीति नहीं बनाई है। क्या मजदूरों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब सरकार को मजदूरों का ख्याल नहीं रहा। सरकार को ये एहसास नहीं हुआ कि मजदूर उनके लिए मुश्किल खड़ा कर देंगे। सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि मजदूर कोरोना बढ़ाने का कारण बन जाएंगे। लॉकडाउन लगाने के वक्त से मजदूर सड़क पर चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। करीब 2 महीने होने को है, लेकिन मजदूरों का काफिला नहीं रुका। लॉकडाउन के समय सरकार को ये डर था कि मजदूर गांव जाएंगे तो वहां भी कोरोना फैलेगा, लेकिन सरकार ये नहीं सोचती थी कि हमें इतना दिन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। शहर में रहने वाले मजदूर जब गांव की ओर चले तो गांव के लोग भी अब सख्ती में हैं। शहर में कोरोना कहर बरपा ही रहा था, अब शहरों, कस्बों और गांवों में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में उनका जो अनुभव रहा है वो काफी सोचने वाला रहा। ज्यादातर कोरोना के मामले प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ रहे हैं। अगर मजदूर ऐसे ही गाँव में पहुँचते रहे तो कोरोना मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जाएगी। तब ना तो सरकार उसे रोक सकती है और ना ही स्वास्थ्य विभाग। जिस बात का डर पहले था अब वो सच हो रहा है। प्रवासी मजदूर अब गांव में मुसीबत बढ़ा रहे हैं। खुद शहरों से इसलिए गए कि उन्हें न रोजगार मिल रहे हैं न ही खाना। शहर में भी रहकर आखिर वो क्या करते। सरकार जो आज कर रही है वो लॉकडाउन लगाते ही करना चाहिए था। यानी मजदूरों को पहले ही स्पेशल ट्रेन से सरकार अगर घर भेज देती तो शायद गाँव आज उतना असुरक्षित नहीं रहता। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लोगों के मूवमेंट को रोकना बेहद जरूरी है। करीब 2 महीने पहले जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो उसका मकसद भी यही था, मगर इससे एक नया संकट खड़ा हो गया। दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले लोग वहीं फंस गए। इसमें एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो डेली मजदूरी कर अपना पेट पालती थी। यातायात के साधन बंद हुए तो बहुत से प्रवासी मजदूर पैदल ही घर की ओर चल दिए। बाद में उनके लिए ट्रेनें और बसें चलाई गईं। ये मजदूर अपने घर तो पहुंच गए, मगर क्या कोरोना भी साथ लाए हैं। केंद्र सरकार समेत कई विशेषज्ञ ये अंदाजा लगा रहे थे कि इस पलायन की वजह से कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। 1 मई से मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई। इसके बाद से ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केसेज की नई लहर देखने को मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले नहीं थे, लेकिन अचानक से कोविड-19 मैप पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, जिन जिलों में लोग बाहर से लौटे हैं वहां कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। जब से हमारे पास बड़ी भारी संख्या में माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं, तब से हमारे जो इन्फेक्शन के केसेस हैं वो भी अधिक निकलना प्रारंभ हो गए हैं। जब से हमने माइग्रेंट लेबरर्स का भी पूल लेना शुरू किया है तो ये दिखाई पड़ा है कि पॉजिटिविटी भी इनमें बढ़ी है। अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स का हम 46,142 लोगों के सैंपल इकट्ठा करवा चुके हैं माइग्रेंट वर्कर्स के। उसमें से हमारे 1,230 माइग्रेंट वर्कर पॉजिटिव भी निकल के आए हैं। अब तक जिन जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या 50 या उससे भी कम थी, वहां भी प्रवासी श्रमिकों के लौटने से मरीजों की तादाद 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। यूपी का बाराबंकी जिला कुछ दिनों पहले तक ग्रीन जोन में था। वहां प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद कोरोना बम फूटा है। यहाँ एक साथ 95 मरीज सामने आए हैं। बिहार के खगड़िया में बुधवार को 15 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले। सारे के सारे प्रवासी मजदूर हैं जो पहले पॉजिटिव मिले मरीज के संपर्क में थे। झारखंड के गढ़वा में एक साथ 18 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 पर पहुंच गई है।
प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद बुधवार को सबसे अधिक 18 नए मरीजों का पता चला। मजदूरों की घर वापसी के चलते कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब किसकी गलती की वजह से हो रही है? क्या केंद्र सरकार रणनीति बनाने में असफल रही? क्या जिन राज्यों से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं वो मजदूरों की देखभाल उन्होंने नहीं की? आखिर दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर हो गए मजदूर? जिस प्रदेश में मजदूर रहते थे उन्हें वहां पर क्यों नहीं दी गई सुविधाएं? अब जब कोरोना रफ्तार पर है तो मजदूरों की वापसी क्यों? लॉकडाउन से पहले मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद मजदूर भी अपने गृह राज्य जा रहे हैं, जिसके बाद जो मजदूर अपने गांव जा रहे हैं उनके साथ भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और अब गांव में भी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। और अब जितने भी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनमें से कई प्रतिशत प्रवासियों को कोरोना के संक्रमण में पाया गया है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ BS भाटी जी जुड़ चुके हैं, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है BS भाटी जी कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी बीच जिस तरह से मजदूर लगातार पलायन कर रहा है, क्या मजदूर को कोरोना का डर नहीं सता रहा है या उसकी जो भूख है वो इतनी बढ़ गई है कि कोरोना उसके सामने कुछ नहीं है? हेलो जी, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जो मजदूरों का जो पलायन एक राज्य से दूसरे राज्य में जो हो रहा है, इस पर केंद्र सरकार के जो आदेश आए थे जी कोरोना महामारी के विषयक, उस पर राज्य सरकारों ने थोड़ी उसमें देरी की और उस देरी की वजह से उनका भोजन, उनकी जाने की यातायात की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था ये ठीक से नहीं हो पाई। और जब वो वहां पे गए हैं तो इधर से जब उधर दूसरे स्टेट में गए हैं तो उनकी ठीक से उनकी जो जांच वो भी ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि आनंद फानन में वो लोग भी यहाँ पर क्योंकि उनको दिक्कत आई, उनको ठीक से जो राज्य सरकारों ने जो घोषणा की है, जैसे दिल्ली में ही की कि हम 2 लाख लोगों को भोजन दे रहे हैं, 4 को दे रहे हैं, उनको ठीक से भोजन उस समय तक पहुंच नहीं पाया। तो वो परेशान होकर के, किसी को मकान मालिकों ने परेशान किया तो वो मजदूर परेशान होकर, हताश होकर के यहाँ से पलायन कर गया। बिल्कुल। और पलायन करने में इतनी जल्दी में उनको सुविधाएं वो मुहैया नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं कैलाश अस्पताल से। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि देश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं उनके साथ उनके गांव में भी कोरोना अब फैल रहा है, जिसकी वजह से अब गांव को भी सील कर दिया जा रहा है। क्या यहाँ पे सरकार की कई खामियां है कि वो मजदूरों को ये समझा नहीं पा रही है कि पलायन करने से कहीं ना कहीं उनके साथ भी खतरा है, उनके परिवार के साथ भी खतरा है और देश के साथ भी खतरा है? तो सवाल मेरा रवि सिंह जी आपसे है, डॉक्टर रवि सिंह, कि लगातार अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है, मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाता है, कई मजदूरों को वापस बुला दिया जा रहा है, किसी मजदूरों को रोक दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था तो सर कहीं ना कहीं है, लेकिन कोरोना महामारी है जिससे हमें निपटना है, ये सरकार नहीं समझ पा रही है और मजदूरों को भी ये चीज नहीं समझा पा रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है दिशा जी की जिस तरीके से आप यहाँ पर चर्चा आप कर रही हैं बड़ी पॉजिटिवली, लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि आगे और क्या संभावनाएं हैं और आगे क्या जो है वो स्थिति होगी। और अभी जिस तरीके से लगभग 25 लाख से मजदूर गांव की तरफ मूव किए हैं, चाहे वो यूपी, बिहार, MP, सभी झारखंड, सभी प्रदेशों को देखें, और अभी ही कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए 1,12,000 से ऊपर हो गए हैं। यानी कि अब कोरोना वापिस से गांव-गांव से घरों-घरों में फैल रहा है और सरकार के पास अब दुविधा का समय ये है क्योंकि अब फ्री हो चुका है, उनके कंट्रोल में नहीं है। हालांकि अगर आप जब गांव के मजदूरों की बात करें तो उनको इतना एजुकेशन नहीं दिया जाता या उतना प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि उनको कोरोना से किस तरीके से बचना चाहिए। तो ये भी एक
बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से कोरोना अब बुरी तरीके से छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर फैल रहा है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आगे सिचुएशन जो है वो और वर्स्ट होगी, लोग बीमार ज्यादा होंगे, और बीमार होंगे उतनी मेडिकल सुविधाएं अभी भारत में नहीं अवेलेबल हैं कि अगर ज्यादातर लोग बीमार हो गए तो उनको मेडिकल सुविधाएं दे पाए, तो ये समस्या होगी। और दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक फोरम में अगर आप बात करिए तो चाहे रियल एस्टेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ये सभी जगह पे अब मजदूरों की कमी शहरों में, और खास तौर से ऐसे राज्य जो कैपिटल सिटी में आते हैं जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सभी जगह पे अब जो है वो लेबर की कमी हो गई है, और इस वजह से बहुत सी इंडस्ट्री ओपन नहीं हो पाएंगी। तो चाहे वो छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, या कोई भी गृह उद्योग हो, उनको चला पाना अब मुश्किल होगा। और साथ ही जो लोग गांव की तरफ मूव किए तो गांव में भी अब उतने रोजगार के साधन अवेलेबल अभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से मंदी की मार कोरोना पे और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं से जो इसको सॉल्व करना सरकार के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। मंदी की मार तो जरूर पड़ेगी, मंदी की मार। सवाल मेरा डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपसे है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की खामियां दिखाई दे रही है। जिस तरह से मजदूर दोबारा अपने घर जाना चाह रहा है, ना ही मजदूर को पहले बोला गया मजदूर को कि उसको खाना मिलेगा, उसको रोजी रोटी मिलेगी, जिसकी वजह से, जिसके अभाव में आकर वो अपने घर वापस जाना चाह रहा है, और अब वो अपने घर वापस जा रहा है तो कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है उसे दिख रहा है कि क्योंकि काफी गांव भी सील कर दिए गए हैं इसी वजह से। देखिए, ऐसा बिल्कुल सही आपने बोला। जो हमारे यहाँ की जो प्लानिंग थी, प्लानिंग में कई खामियां जरूर थी, क्योंकि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने कहा था, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग की थी, अगर ये कोरोना जो है हमारे एसिम्प्टोमेटिक लेबरर्स में चला गया गांव की तरफ, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। और जिस तरह से लेबर्स हमारे यहाँ, क्योंकि वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उनको आज भी देखिए तो 99% लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। देखिए, बिल्कुल भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। जो अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आई है उसमें ये देखा गया है कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होता। जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, और जो प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, वो उनको अगर एक को है तो वो सबको इन्फेक्ट जरूर करेंगे। वो 6 मीटर तक इन्फेक्ट करते हैं अगर एक पेशेंट रहा तो अगर आप सोचिए, अगर बस में ले जा रही है तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम है, वो ट्रेन में जा रहे हैं तो भी वहाँ प्रॉब्लम है, और भीड़ में इकट्ठा है तो भी वहाँ प्रॉब्लम है जी। अच्छा, गांव में पहुंचने के बाद गांव में इतना भी डिस्टेंसिंग का कोई कंसेप्ट है नहीं। वो एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे, तो ये जरूर है कि बहुत बुरी तरह से फैलने वाला है गाँव में। अब ये देखना पड़ेगा कितनी इम्यूनिटी है और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे गांव में मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है जो कि कोरोना को टैकल कर सके, और उसको हम एजुकेशन कितना भी दे लें, जब तक वो लोग सफर नहीं करते, कोई फॉलो नहीं करता है। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं दुखदायी स्थिति आने वाली है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कि 2 दिन में 1000 केसेज नए आए हैं, तो गाँव की तरफ अगर फैला तो क्या हालत होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे है। जैसे हम लगातार चर्चा करते आए हैं और यही बात निकलकर सामने आती है कि जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है सर, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जितने भी नए प्रवासी ने एंटर किया है, उनमें से 95 प्रवासी ऐसे हैं जो बाराबंकी में मिले हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, कई झारखंड में भी ऐसे मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी दिख रही है सर यहाँ पर। निशा जी, अपने को कुछ चीजें बिल्कुल क्लियरली समझनी है जी। अपने पास टोटल 13 करोड़ माइग्रेंट हैं, जिसमें से 4 करोड़ माइग्रेंट का पलायन होना स्टार्ट हो चुका। जब पहले 29 मार्च को पहली बार दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पे लोग इकट्ठे हुए, तब हमारे पास 1000 केसेस थे। 200 केसेस महाराष्ट्र में थे, 200 केसेस गुजरात में थे, और 150-200 के केसेस करीब दिल्ली में थे जी। तो पहले मई को हमने जब श्रमिक ट्रेन चलाई तब हमारे पास 37,000 केसेस थे। मुंबई में 11,000 केसेस थे, गुजरात में 4,221 केसेस थे, और दिल्ली में 6,000 केसेस थे। आज का करंट फिगर ये बोलता है कि बिहार में 1 in 4
मतलब 4 लोगों में से एक आदमी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। 8% की पॉजिटिविटी रेट पाई गई। 8,300 केसेस में से 605 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया। तो ये बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से इटली से कोरोना गुड़गांव आया था और देश में फैला था, उसी प्रकार से ये सेकेंड एपिसोड है जहां पे लेबरर्स के जाने की वजह से आपको सबसे ज्यादा परेशानी गांव में होगी। अब इसके 3 सबसे प्रमुख मुश्किलें हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है जिसको हम मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को बचा पाए। दूसरा, जब ये केसेस गांव में फैलते हैं, इनमें नॉलेज की बहुत कमी है। पिछले हफ्ते आप ही के चैनल से हमने बात कही थी कि किस प्रकार से लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या इनको खाना मिल जाएगा तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मान जाएंगे क्या? नहीं मानने वाले। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो इकोनॉमी की बात करने की बात कर रहे हैं, कांडला पोर्ट से आज 10,000 लोग वापस आ रहे हैं। तो आप बताइए पोर्ट कैसे चलेगा? आप ये बताइए, जो एग्रीकल्चर में 40% लेबरर की संख्या चाहिए होती है, वो कहां से आएगी? जैम इंडस्ट्री ने कहा है कि हमारा 3 से 4 हफ्ते तक ही हमारे पास सामान है, उसके बाद आगे का सामान नहीं है। तो बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास रिवर्स माइग्रेशन 3 महीने तक हो नहीं सकता। हमें इकोनॉमी को उठाना है, इसके लिए कैसे होगा? बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर A.K. शुक्ला जी आपसे है। डर हमें सबसे ज्यादा ये था कि कोरोना गांव तक ना पहुंचे, लेकिन अब गांव में पहुंच गया है। बिहार के गांव में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के गांव में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, सभी जगह सभी गांव में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो क्या ये देश के लिए खतरे की घंटी है? जी, हेलो सर, जिस तरह से डर हमें यही था कि जो कोरोना है उसे गांव में नहीं फैलने देना है, लेकिन अब देखा जा रहा है गांव में भी कोरोना फैल गया है। तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी देखी जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला। देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। शहर में तो फिर भी सुविधाएं अब अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, हमने सब कुछ कर दिया शहर के लिए, लेकिन हमने गाँव के लिए कुछ भी नहीं किया है। गाँव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है हमारे पास कि जो हम कुछ कर सकें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तक में भी प्रॉब्ली इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं कि हम उनको आइसोलेट कर सकें, उनको रखें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। वेंटिलेटरी सपोर्ट अगर जो चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पर, जबकि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है खाली 0.45% है कोविड पेशेंट में वेंटिलेटर की, लेकिन वो भी उतनी कम भी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है। तो ये सब देखते हुए, हालात को देखते हुए, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए आ जाएगा अगर इसको हम नहीं संभालेंगे तो। लेकिन यह है कि इसको किसी भी तरह से कैसे भी हमको एजुकेशन देकर के लोगों को, नहीं कुछ तो सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसी चीज है जो सबके दिमाग में डालना, एक भय पैदा करने की जरूरत है कि भाई अगर नहीं करोगे तो इसमें डेथ रेट 100% है, तो मतलब होगा, तभी शायद लोग डर के करेंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन, और तब कंट्रोल हो जाएगी और इसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा BS भाटी जी आपसे है। जिस तरह से हमने तस्वीर देखी, जो मजदूर हैं वो ट्रकों में भरकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं। कई ऐसे मजदूर हैं कि ट्रकों में जगह नहीं है, फिर भी उसमें लद लद के जा रहे हैं। क्यों क्या मजदूरों को डर सता रहा है कि उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए वो वापस जाना चाहते हैं, या उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा है? देखिए, ऐसा है कि जो मजदूर है जी, वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जो पलायन कर रहा है, जो जा रहा है। प्रवासी मजदूर वही है जो छोटे छोटे ठेकेदारों के पास, कुछ जी, छोटे ठेकेदारों के पास छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं जी। वो गांव से आए और गांव से आके उसमें काम करने लग गए, और वो वहां से बाहर जाते ही नहीं, तो उनके अंदर जो है वो अवेयरनेस होती नहीं, उनको कोई जानकारी या जागरूकता उनके अंदर इन सब चीजों की होती नहीं जी। और दूसरी बात यह है कि उनका राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने भी घोषणा की और राज्य सरकार भी कर रही है, उन तक वो पैसा जो 5,000 रुपया था वो भी करोड़ों मजदूरों को नहीं मिला, क्योंकि उनका राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार नहीं है, उनके खाते की जानकारी सरकार को नहीं है, उनको वो सुविधाएं मिली नहीं। क्योंकि वो जो मालिक हैं जिनके पास वो काम करते हैं वो उनको वहां तक ही सीमित रखते हैं, उनका वो सब चीजें तैयार कराते नहीं। तो एक तो उनको राष्ट्रीय रजिस्टर उनका तैयार कराया जाए। दूसरा, वो गांव में गए हैं तो हमें अपने जो संचार माध्यम है उनके माध्यम से गांव वालों को जागरूक करना चाहिए, और उनको भी कि वो उनको उनकी व्यवस्थाएं, जो सरकारी तंत्र है, उनके जो स्वास्थ्य वाले हैं उनके जानकारी लेते हैं, उनको जानकारी दे
और उनको कैसे कुछ दिन के लिए अलग रखा जा सकता है और उनका पूरी जांच पड़ताल के बाद में उनको गांव के लोगों में वो सम्मिलित हों जी। और जो उनका काम का जो मतलब है वो तो अगर उनके गांव में काम की सुविधाएं होती तो वो अगर दूसरे राज्यों में क्यों जाते, वो दूसरे राज्यों में जब ही आए जब गाँवों में उनकी व्यवस्था नहीं है, उनके आमदनी के साधन नहीं है। तो अब सरकार को, क्या वो राज्य सरकार है केंद्र सरकार है, वो जब जैसे उनके अच्छा आनंद फानन में जो घोषणाएं राज्य सरकार करती रही लेकिन उनकी व्यवस्थाएं ले जाने की ठीक से नहीं हो पाई। और मजदूरों को कुछ लोग जो है वो राजनीति करते रहे, उनको कह कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है जी, दे कुछ रहे हैं और घोषणा कुछ कर रहे हैं, मिलने भी नहीं पाया उनको। तो हताश होकर के और उनको जागरूकता उनके अंदर थी नहीं और वो ऐसे ही कोई पैदल कोई सवारी से कुछ किसी तरह वो अपना यहाँ से भाग निकले सब लोग। बिल्कुल। तो इस वजह से इनके काम की व्यवस्था सरकारें चलो पहले नहीं हो पाई, एकदम से महामारी आई है तो इनकी व्यवस्थाएं ठीक हो, गांव में जागरूकता फैलाई जाए जिससे कि गांव के अन्य लोगों में ये बीमारी ना फैले। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि इनका एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए। ये आगे भी काम तो इनको करना ही है, काम तो ये गाँव से फिर आएंगे वापस जी। गाँव में तो अगर होता तो वापस ही को आते, गाँव में कोई आमदनी के साधन नहीं है जी। तो राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार हो और काम का इनकी व्यवस्था ठीक ठाक हो और आगे से इस तरह की इनको दिक्कत ना है जी। तो उसकी सारे प्रबंध इनके किए जाएं और इनमें जागरूकता पैदा की जाए संचार माध्यमों से जी। मेरा ये पार्टी जी एजुकेशन कैसे करेंगे? क्या इनको रोजगार मिल जाएगा, पेट में रोटी मिल जाएगी तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग आ जाएगी? क्या हम लोगों ने ऐसा मेहनत करने की कोशिश करी पिछले 50 दिनों में कि इनको बता पाए? आप देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गई है अभी ये। और आप सोचिए अब इकॉनमी खुल रही है तो इकॉनमी खुलने के लिए वर्कर उल्टे चले गए, 3 महीने तक तो वर्कर वापस नहीं आएंगे तो कैसे चलेगी इकॉनमी? बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपसे है कि गांव में अब कोरोना पैर पसार रहा है, हमारे गांव कितने यहाँ पर व्यवस्थाओं में, कितने हमारे गांव में व्यवस्था है कि कोरोना जैसी बीमारी से निपटा जा सके? सर देखिए हमारे गांव में जो है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें स्टाफ बहुत कम है जी। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वही हैं जो कुछ हैं जो गांव में जाकर के एजुकेशन देते हैं, सब करते हैं। तो गांव की अगर हमको सुधारना है, हमको प्राइमरी स्कूल के टीचरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और एक नोडल पॉइंट बनाना पड़ेगा जहाँ से कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकें। इसमें जो है प्रशासन का बहुत अधिक योगदान चाहिए जिससे कि वो सब मिल के गाँव तो गए हैं, लोग पहुंचे हैं दिल्ली और गुजरात से और इन सब जगहों से जहाँ पर कि ये कोरोना जो है थोड़ा डेंजरस वैरायटी का है, उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दें। कहा था कि हम 14 दिन का क्वारंटाइन करके भेजेंगे लेकिन हो नहीं पा रहा है। लोग जैसे भी पहुंचे, जैसे बॉम्बे वाले बहुत सारे जो मुंबई से गए हैं ऑटो चलाते हैं तो ऑटो लेके पहुंच गए, टैक्सी चलाते हैं टैक्सी लेके पहुंच गए और सब गांव में जाके पहुंच गए। कोई क्वारंटाइन नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं किस चीज का जी। तो ऐसी जगहों पे आई थिंक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जाकर को आइसोलेट कर दें और आइसोलेशन के लिए बेस्ट जगह इस समय होगी स्कूल्स में उनको रख दें, खाने पानी की व्यवस्था करें और गाँव वालों से हेल्प मांगें कि उनकी जाकर को मदद करें और खाने पीने का इंतजाम करें, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इस तरह अगर फैलेगा तो ये हमारे लिए बहुत पावरफुल होगा कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकें। जी डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांव में भी कोरोना के कारण कोरोना ने पांव पसार लिए हैं जिसकी वजह से लगातार प्रवासी मजदूर जो हैं उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल मेरा डॉक्टर रवि सिंह आपसे है। सर, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रवासी मजदूर अपने घर वापस चले गए हैं और अब कारखाने खुलने की बात हो रही है। अब प्रवासी मजदूरों को वहां पे क्वारंटीन रहने के लिए कह दिया गया है, ना ही वो वापस आ सकते हैं ना ही वहां पे काम कर सकते हैं। जो आस मजदूरों में जगी थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। की बात करिए, रेस्टोरेंट की बात करिए, यहाँ पे टूरिज्म की बात करिए, रिटेल इंडस्ट्री की बात करिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री, मशीनरी, ऐसा नहीं, इन सभी इंडस्ट्रीज के स्टॉक की अगर सिर्फ वैल्यू देखी जाए तो उनमें कम से कम 10 से 12% तक की गिरावट ये कहीं ना कहीं से दर्शाती है कि
जो पैकेज है वो सफिशिएंट नहीं था और मजदूरों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और अभी जिस तरीके से पलायन यहाँ पर जारी है कि आने वाले समय में शायद वो इंडस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, तो जो एक रेवेन्यू का जनरेशन है वो कंपनियों में नहीं होगा और इसी वजह से उसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर डे टू डे एक्टिविटी से इसको आप यहाँ पर कंपैरिजन करें तो इस समय आप भी अच्छे से समझ रही हैं कि यहाँ पर एसएमईज इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर लेबर इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा वर्क काम करती है वो ऑटो और एसएमईज इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है लगभग 70%। और जब ये 70% जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर 20 से 25% भी लोग गांव की तरफ मूव कर गए तो इन सेक्टर्स को सरवाइव करना मुश्किल होगा और इकोनॉमी में उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं से एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही दूसरी तरफ जो परेशानी खड़ी होगी वो परेशानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से मजदूर गांव को जा रहे हैं तो गांव में इतने रोजगार आप नहीं दे सकते। मनरेगा जैसी स्कीम में आपने 1 लाख करोड़ रुपए जरूर दिया, 202 रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन कितने दिन आप दे सकते हैं? तो ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमी को और निचले स्तर पर ले जाती हुई नजर आएगी। और इंडस्ट्री वाइज तो यहाँ पर 40% तक का जो एक नुकसान देखने को मिला है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर पलायन नहीं रुका तो इंडस्ट्री के लिए हालात और पुअर होते जाएंगे और साथ ही जो गवर्नमेंट डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी डिले देखने को मिलेगा। तो जन सुविधाएं जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं से इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब आगे आने वाले समय में जो बनता जा रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के है क्योंकि जो मजदूर गांव की तरफ जा रहे हैं वहां पर भी इतना काम नहीं है कि वो वहां पर सरवाइव कर सकें, तो सब्सिडी और बढ़ानी पड़ेगी और वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी जुड़ चुकी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट है सर्वोदय अस्पताल से फरीदाबाद से। सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है उसी के बीच में सरकार द्वारा ट्रेन चलाना, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाना, कितना सही मानती हैं आप इसको? देखिए, अभी तो क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो इस स्टेज पे लेबर्स को शिफ्ट करना, माइग्रेंट्स को शिफ्ट करना, ट्रेन में लेके जाना वो हमारे लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि नियरली 8 लाख पीपल हैव बीन मूव टू बिहार। अभी उनमें हार्डली वो 15,000 लोगों के टेस्ट कर पाए हैं और उसमें भी जो पॉजिटिविटी का रेशियो है वो काफी हाई है। नियरली 1500 लोग पॉजिटिव है, ऑल्दो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, बट देन वो उस बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं ड्यूरिंग दी जर्नी। ट्रेन में वो जिस रास्ते में आए हैं सब लोग साथ आए हैं, तो 1500 लोगों ने कितनों को और फैलाया होगा ये हमें 7 से 8 दिन में और पता चलेगा। तो इस स्टेज पे जब ऑलरेडी नंबर बढ़ रहा था तो शिफ्ट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था। या तो हमें पहले ही उनको शिफ्ट करना था जब तक कि स्प्रेड नहीं था। इतना स्प्रेड बढ़ने के बाद अब शिफ्ट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। आई थिंक हॉस्पिटल्स और इन सब चीजों को अब रेडी रहना पड़ेगा ज्यादा। बिल्कुल मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे है। जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं उसी बीच क्या हमको अपनी टेस्टिंग जो है उसकी संख्या ज्यादा नहीं बढ़ा देनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये पता चल सके कि कोरोना के चपेट में कौन आ गया है और उनको क्वारंटीन करके जल्द से जल्द उनको सही कर सके? क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारे जो कोरोना के केसेस हैं वो प्रतिदिन 5000 से ऊपर बढ़ रहे हैं। निशा जी, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये पेपर पे बहुत अच्छा लगता है। टेस्टिंग की किट कहाँ से आएगी, टेस्टिंग के जो लैब टेक्नीशियन है वो कहाँ से आएंगी, तो हम टेस्ट करते हैं उसकी मशीनें कहाँ से आएंगी। अगर गांव की तरफ फैलता है तो हम ये जानते हैं कि बहुत बड़े स्टेट में छत्तीसगढ़ वगैरह में शायद 2 या 3 ही सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे टेस्टिंग होती है। एक गांव से डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहुंचने में, रिजल्ट आने में उसको 48 से 72 घंटे लगता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। एक हमारे पास टेस्टिंग की किट बढ़ानी है, उसके रिजल्ट जल्द से जल्द आने चाहिए। रिजल्ट आने के बाद उनको क्वारंटाइन करने की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो बूढ़े लोगों, कैंसर पेशेंट तक कोरोना फैला ना पाए। तो ये कहना बड़ा आसान है कि आप टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, पर टेस्टिंग बढ़ेगी कैसे? उतनी किट भी चाहिए।
रैपिड टेस्ट किट हमारे पास अभी तक आई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के दिखने वाली है कोरोना की। तो और शायद जो हम लॉकडाउन 55 दिन का कहा, वो देश शायद ना सह पाए कि जिस हिसाब से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी बाकी दूसरे देशों को क्रॉस कर जाएंगे। वही एग्जांपल ब्राजील का भी है। देखिए ब्राजील में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे या तीसरे नंबर पे है जहां सबसे अधिक नंबर है। रशिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा और ऐसा ना रहे कि ये पलायन की वजह से हमारा देश पीछे रह जाए। हमने जमाती देखे, हमने नामदेव देखा, और तीसरा ये हमने जो पलायन अभी देखा कि हमने श्रमिक ट्रेनें जो चलाई है, ये बहुत ही ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है हमारे लिए। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा बीएस भाटी जी आपसे है, जिस तरह से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, क्या कारखाने खुल गए हैं, अब मजदूरों को वापस आने का मन कर रहा होगा, क्योंकि रोजी रोटी तो उसी से आती है, लेकिन क्या सरकार अगर जो व्यवस्था अभी दे रही है वो व्यवस्था पहले दे देती थी तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती? हेलो भाटी जी, जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से कारखाने अब खोले गए हैं, जो मजदूर वापस अपने घर चले गए हैं, उन्हें वापस काम पर आना है, तो अगर सरकार ये जो स्थिति अभी बनी है, जो फैसले सरकार ने अभी लिए हैं, ये सरकार अगर फैसले पहले ले लेती तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती, शायद मजदूर अभी यहीं होता, कारखानों में काम कर रहा होता, उसको रोजी रोटी मिल रही होती। हाँ, जहाँ पर जो ग्रीन जोन है ना जी, उसमें इनको सारे प्रिकॉशन सेफ्टी के लेते हुए काम थोड़ा पहले ही पाबंदी हटा देनी चाहिए थी ग्रीन जोन में, सारे सेफ्टी के वो लेते हुए प्रिकॉशन, और इनको उसमें करना चाहिए था जिससे कि काफी मजदूर उसमें एडजस्ट रहता और वो पलायन नहीं कर पाते। जी, तो हाँ, दूसरा ये था कि जितने भी मजदूर गए हैं इनको पैसे नहीं मिले, क्योंकि हमारा तो वास्ता पड़ा, हमने जितने भी ये मजदूर थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, सेवा भारती ने के माध्यम से हमने सबको इनको रसद सामग्री पहुंचाई है, सूखी रसद सामग्री। तो हमने देखा उनको, तो वो जिस बिल्डिंग में 50 या 100 मजदूर पड़े हैं, वो पड़े हैं ऐसे ही, ना ठेकेदार ने सुध ली उनकी और ना उनको कोई उन्होंने पैसा पहुंचाया, ना उनको खाना पहुंचाया। तो शुरू में से सेवा भारती के माध्यम से हमने उनको पहुंचाया वो। दूसरा, उनके कोई ना तो राशन कार्ड थे, ना उनका कोई वो जो लेबर कार्ड था, ना कोई उनका रजिस्ट्रेशन था, तो उनको वो सरकार की सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई। तो मेरा यही कहना है कि ग्रीन जोन में थोड़ा पहले अगर खुल जाता तो काफी मजदूर उसमें एडजस्ट रहते प्रिकॉशन के साथ में। रेड जोन में तो नहीं खोल पाते जी, इसलिए। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर मनीषा जी आपसे है, बिहार सरकार ने जिस तरह से पूल टेस्टिंग की बात की है, ये पूल टेस्टिंग क्या है, और अगर ये पूल टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो जल्द से जल्द क्या नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, पूल टेस्टिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट कर सके। इसलिए हम बहुत सारे लोगों का सैंपल लेके उसको एक ही साथ रन करते हैं, और अगर किसी एक लॉट में वो पॉजिटिव आता है तो फिर हर किसी का इंडिविजुअल सैंपल को रन किया जाता है। सपोज हमने 60 से 70 सैंपल एक बार पे रन करे और वो सारे के सारे नेगेटिव है, तो हम उन 60 या 70 लोगों को हटा सकते हैं कि ये नेगेटिव है। लेकिन अगर उसमें हमारा सैंपल हाई आता है या पॉजिटिविटी आती है, तो फिर हम उस पेशेंट को एक एक करके टेस्ट करते हैं। तो पूल टेस्टिंग, यस, इट इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, जहाँ पे हम इतने माइग्रेंट्स को साथ साथ भेज रहे हैं, तो प्रैक्टिकली एक एक का टेस्ट करना, किट्स की अवेलेबिलिटी, सब कुछ एक इशू है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी मैम आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे है, जिस तरह से आप सर कह रहे हैं कि सभी लोगों का टेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास इतने किट्स नहीं हैं, तो ये पूल टेस्टिंग करके क्या इससे निकल सकता है कोरोना का कुछ, कि इतने लोग अब बीमार पड़े हैं और शायद इन लोगों को अब कोरोना नहीं होगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सैंपलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं ज्यादा, तो क्या पूल टेस्टिंग के थ्रू ये चीजें निकलकर सामने आ सकती है? पूल टेस्टिंग में 1:5 5 लोगों का एक साथ पूल टेस्ट करती है। तो मान लीजिए 100 लोग थे और 100 टेस्ट लगाने थे, 100 लोगों का काम 20 टेस्ट में हो जाएगा।
बट यहाँ पे हम लाखों की बात करें, हम 4 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं दिशा जी। इतना हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी लैब्स को हैंडल करने का है? क्या हमारे पास इतने लैब टेक्नीशियन है जो सैंपल कलेक्ट करेंगे? क्या हमारे पास इतने लोग हैं जो पीपीई वो पहन के काम कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। लैब टेक्नीशियन को हर बार पीपीई पहनना पड़ता है सुबह दोपहर शाम, जब भी उसको सैंपल कलेक्ट करना है। 4 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं आप। देखिए 11 मई को 2 लाख लोग मध्य प्रदेश में घुस गए महाराष्ट्र के बॉर्डर से, और भाटी जी ने जो कहा कि जल्दी खोल देना चाहिए था, अरे सारा का सारा एरिया तो जहाँ पे इंडस्ट्री है वो रेड जोन है। महाराष्ट्र हो, पूना हो, गुजरात हो, वो सारे के सारे हमारी बेसिक प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और अवेयरनेस में रही है। हमारे को अभी भी अगर हम पलायन को रोक दें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोग चाहिए, पलायन जो लेबरर चाहिए, उसके लिए अच्छा रहेगा, और कोरोना शायद किसी हद तक न पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया, जहां से 55 केसेस थे वहां अचानक से 18 नए केसेस आ गए। अभी 18 नए केसेस आए, 14 दिन में 1800 केसेस कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कितना बड़ा ऑलरेडी इकोनॉमी हमारी नीचे जाती जा रही है, उसके साथ में हमारे को फ्री में चीजें देनी पड़ेगी, टेस्टिंग के कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो देखिए इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये इम्पोर्टेंट, ये हम इसको छोड़ नहीं सकते। अभी भी समय है। भाटी जी से मेरा निवेदन है कि सब लोगों को, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको मिलके इन लेबरर्स को समझाना चाहिए, सूझबूझ के काम करके इनको वहीं रोकना चाहिए। ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की वजह से नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर फियर फैक्टर भी था इनके दिमागों में, जिन्होंने इनको पलायन के लिए मजबूर किया। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर रवि, सवाल मेरा आपसे है, जब देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो ट्रेन चलाना कितना सही है? एक तरफ अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन कोरोना से जिस तरह से कोरोना हावी हो रहा है उसको देखकर क्या लगता है आपको कि क्या ट्रेन चलाना और डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाना ये सही तरीका है, या कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए इस चीज को? देखिए, जिस तरह से पलायन नहीं रोका जा सकता, उसी तरीके से इंडस्ट्री को भी चलाने से आप अगर बचते रहेंगे तो इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। तो इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से यहाँ पर नेगेटिव जोन में है, और करीब ज्यादातर जो वहाँ पर 40% लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, और काफी हद तक जॉब कट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से सरकार के पास भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि उनको रोकने की कोशिश करते रहे। कोरोना ज्यादा अच्छा है कि कोरोना से सुरक्षा दें, और साथ ही इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी उनके पास मजबूरी है इस इंडस्ट्री को चलाना। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जो रेड अलर्ट एरिया है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, अगर आप ये कहीं से आइडेंटिफाई कर पाए कि आप ऑरेंज और ग्रीन जोन के लोगों को ही टेस्टिंग करके आप सिर्फ फ्लाइट को चलाएंगे, इतनी सिक्योरिटी अगर रख सकते हैं तो जरूर यहाँ पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन पे आपके आता हूँ। दिशा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लोगों का पलायन किस तरीके से रुक सकता है और क्यों नहीं रुक रहा है। देखिए, जब स्टार्ट हुआ पलायन तो उसकी वजह क्या है समझिए। सरकार ने सबसे पहले जब 22 मार्च को एक दिन के लिए बंद किया तो लोगों ने उसका सब तरीके से सपोर्ट दिया कि हाँ ये एक दिन का बंद है। उसके बाद अचानक से बिना डिसीजन के, बिना कुछ सोचे समझे 26 तारीख से 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। 15 दिन के बाद फिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उस 15 दिन के बाद फिर से 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ये पलायन रोकना था तो पहला आप लोगों को पहली बार में इंफॉर्मेशन देते कि हम पुराने देशों का अगर डेटा उठा के देखें या और अन्य देशों का डेटा उठा के देखें तो वहां पे 15 दिन में कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप क्लियर कर रहे थे कि 2 महीने तक ये लॉकडाउन चलेगा और आप अपनी सुविधा को बना लें और अपने आप को एक जगह पर स्थानांतरित रखें, दूसरी जगह के लिए मूव ना करें, उसके बाद इंडस्ट्री ओपन की जाएगी तो लोगों का पलायन नहीं होता। आज लोगों में डर है इस बात का कि अभी पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आगे फिर से कोरोना बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है और इसी वजह से अब दूसरी तरफ जैसे आप अभी डॉक्टर यहाँ पर मेहंदी रस्ता जी ने बोला कि लोगों का अगर हम हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो 8,40,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड है। अब पर पॉपुलेशन अगर आप देखें तो लगभग 1200 पे एक डॉक्टर बैठता है। और अगर सिर्फ हॉस्पिटल की बात करें क्योंकि इस समय सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो आंकड़ा है वो 20,000 से ज्यादा हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है और वर्किंग कंडीशन जिनमें
है तो वो सिर्फ 10,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर पैनिक क्यों नहीं होगा, क्यों लोग नहीं डरेंगे, क्यों लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो उनको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार ने जो स्टेप लिए हैं वो कहीं ना कहीं से नाकाफी रहे हैं। पूरी तरह से संपूर्ण डिसीजन अगर एक बार में लिया जाता तो लोगों के अंदर पैनिक, डर और सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस, सरकार के डिसीजन पे कॉन्फिडेंस रहता, क्योंकि आपने लॉकडाउन किया, आपने लोगों को रोका, तो जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। अब आप हाथ नहीं खड़े कर सकते कि हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा बहुत ज्यादा है। आप टीवी चैनल के माध्यम से ही आप देखिए तो ज्यादातर लोग अपने यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडे को वेरीफाई करने में लगे हैं। लोगों की, आम लोगों की, मजदूरों की चिंता यहाँ पर बहुत कम होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि लोगों के अंदर अभी पलायन कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, जिससे आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप रोकेंगे नहीं तो आपकी इकोनॉमी यहाँ पर पटरी पर नहीं आएगी और लोग ऐसे ही बेरोजगार होते रहेंगे, लोगों में ऐसी परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर मनीषा जी आपसे है, लगातार जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, 1 लाख के पास पहुंचने वाले हैं और जो विदेश में जिस तरह से केस आ रहे हैं उसी की तर्ज पर हमारा भी अब देश वैसा ही हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो फिर भी अच्छा है, रिकवर भी हो रहे हैं। कोरोना ज्यादा पैर ना पसार पाए, इसके लिए आपकी तरफ से कुछ उपाय? ना स्प्रेड हो इसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। सिंपल चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एटिकेट, हाइजीन एटिकेट, सेल्फ क्वारंटीन, होम आइसोलेशन, ये सब गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉपुलेशन को काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर चुकी है। बट अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने अभी ये जो स्प्रेड को बढ़ाने का एक जरिया शुरू किया है, आइदर दे शुड हैव, मतलब उन लोगों को, माइग्रेंट्स को वहीं रोकना था, वहीं उनको खाना प्रोवाइड करना था, क्योंकि अब इतने सारे लॉट्स को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इतने सारे लॉट्स को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर वो सब पॉजिटिव आते हैं या इवन इफ दे डोंट हैव द डिजीज और अगर वो बीमारी को स्प्रेड करेंगे तो हमारी हेल्थ केयर आज की डेट पे और आगे भी कभी भी इस नंबर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जी मैम, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। हमारी सिर्फ हमारी नहीं, अमेरिका की भी इकॉनमी चरमरा गई। बिल्कुल 10,000 लोग मर गए, इटली में 30,000 लोग मर गए। उनके पास भी पीपीई की सब मास्क नहीं है। तो सिर्फ देश की, हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है कि इतने तरीके से ओवरवेलमिंग सिचुएशन आ जाए। और अर्थशास्त्री जी से मैं थोड़ा सा वाकिफ नहीं रखता हूँ कि क्या हमने माइग्रेंट्स को खाना भी दे दिया। 8% का डेटा है कि गुरुग्राम और हरियाणा में 8% लोग अच्छे से, ना उनको रेंट मांगा गया, उनको घर पे थे, वो फिर भी वेस्ट बंगाल भाग गए। क्यों? क्योंकि हम घर पे बैठेंगे और शायद हमको फ्री में दवाइयाँ और फ्री में पैसे मिल जाएंगे सरकार की तरफ से। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से, क्या हमने इनको समझाने की कोशिश करी, क्या हमने इनको पढ़ाने की कोशिश करी। मल्टीमीडिया सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। सरकार 12 मार्च के बाद से एयरटेल और वोडाफोन के उस पे लगातार मैसेज चला रही है। क्या हमारे नेताओं ने माइग्रेंट को समझाने की कोशिश करी? ये सिर्फ मुद्दा खाने का और बेरोजगारी का नहीं है, ये मुद्दा बड़ा है। ये समझना हमको जरूरी है। हमको उनकी साइकी को इन्वॉल्व करके उनको साइकोलॉजिकली समझाना है कि किस तरीके से वो अनहित कर रहे हैं देश का। अपना तो कर ही रहे हैं और देश का भी अनहित कर रहे हैं। तो दिशा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को अभी जो दिखती है वो है अवेयरनेस। आज समय है अवेयरनेस पे काम करने का। अवेयर जितना हम माइग्रेंट लेबर को उनकी लोकल भाषा में, भोजपुरी में, हिंदी में, जिस भी भाषा में वो बोलते हैं उसमें उनको समझाएंगे तो वो शायद समझ पाएंगे। अगर नहीं समझाया तो क्या खाना मिलने के बाद गांव में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी? क्या मास्क मेंटेन हो जाएगा? क्या हुक्का पीना, चौपाल पे बैठना बंद हो जाएगा? अब आप समझिए वो भयानक सिचुएशन जहाँ पे सारे माइग्रेंट अपने घर चले गए और शाम को खाली होने के बाद बैठे हुए हैं। आपने दिल्ली में देखा जब शराब की दुकानें खुली तो ऐसा नहीं था कि मिडिल क्लास और अपर क्लास सारा का सारा लाइन पे खड़ा हुआ था। इससे बहुत सारे लोग माइग्रेंट लेबरर्स भी थे जो सड़क खड़े होकर शराब खरीद रहे थे। तो आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारी जगहों पे जाके शराब खरीदी जाएगी जब खुलेगी, जो पैसा डीबीटी ट्रांसफर होगा? तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि सिर्फ ये रोजगार की प्रॉब्लम है। ये बड़ा मुद्दा है, इसे हमारे को समझना, साइकोलॉजिकली इनको इन्वॉल्व करना, इनके नेताओं को इन्वॉल्व करना और साइंटिफिकली एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सर जिस तरह से गांव में कोरोना ने पैर पसार लिया है,
हालांकि हमारे पास इतनी किट्स नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना सर उन लोगों के लिए जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि वो कोरोना संक्रमित हैं। दिशा जी 8%, आज बिहार का डेटा कहता है 8% लोग, 8,000 में से 650 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे, जिस श्रमिक ट्रेनों से ये आए, आप समझ सकते हैं कि 600 से वो 6,000 कब हो जाएंगे। कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको तरीका यही है कि आप जितने भी लोग आ रहे हैं गांव से बाहर, इनको क्वारंटाइन किया जाए 14 दिन तक, इनको टेस्टिंग की जाए, टेस्टिंग के साथ देखा जाए, अगर टेस्टिंग नहीं भी हो सकती तो 14 दिन तक इनको क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि वायरस कम हो जाए। यहाँ पे डायमंड प्रिंसेस जो शिप था उसका मॉडल अर्थशास्त्रियों के लिए और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 3,000 लोग क्रूज शिप पे फंसे हुए थे उनमें सिर्फ 10 से 12% लोग ही संक्रमित हुए। तो अगर हम ऐसे लोगों को बाहर, गांव से बाहर या शहरों से बाहर क्वारंटाइन में रखते हैं और 14 दिन तक रखते हैं, तभी हम देख पाएंगे कि कितने लोग संक्रमित होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अगर जो उसमें से बीमार हुआ उसको आप अस्पताल ले गए, नहीं तो बाकियों को रख दिया। तो आपको इनोवेटिव मेथडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी इन लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सबकी टेस्टिंग कर पाए। बिल्कुल सर, ये तो है उन लोगों के बारे में जिनको पता नहीं है, जिनके पास शायद कुछ सुविधा नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ जानने के बाद भी वो लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। वो लोग कोरोना को इतना कम आंक रहे हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो खुद की जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं। साथ ही साथ पूरे देश में जितने भी लोग हैं, उनके आसपास के, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। जी दोनों चीजें, फ्रेम, अवेयरनेस और लॉ इन्फोर्समेंट, तीनों मुद्दे उठाने पड़ेंगे, हमको यूज करने पड़ेंगे कोरोना को अपना पैर पसारने के लिए। क्योंकि अगर ये पैर पसारा तो अर्थशास्त्री कितनी भी इंडस्ट्री चला दें, जब मृत्यु की दर बढ़ेगी तो सारी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। अब जरूरत है अर्थशास्त्रियों के साथ हेल्थ शास्त्रियों के भी होने की, जो ये बता पाए कि किस प्रकार से दोनों के मिलन से आगे चल पाएंगे। ऐसा ना हो कि जो मृत्यु की दर 3.5% पे स्थिर है वो 7%, 8% पे पहुंच जाए। और हमारी जनता इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि 90,000 लोग मर जाएं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह और उनकी इकॉनमी चलती रहे। हमारे जिस दिन 90,000 लोग मरे, आप उस समय देखिएगा कि देश की क्या हालत हो जाएगी। तो हमारे को अपने पर्यावेश में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे चीजों को समझ के प्रिवेंशन करते हुए ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, उसने अपने पैर गांव में भी पसार दिए हैं और जो प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जा रहे हैं उनके साथ ही कोरोना भी जा रहा है, जिसकी वजह से जो डर हमें था कि कोरोना अपने पैर गांव में ना पसार ले, वो भी शुरू हो गया है। लेकिन अब सिर्फ जरूरत है अवेयरनेस की और खुद की हाइजीन की। लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।